Assalamualaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss healing process. This chapter is the part of electrotherapy and physical agents lecture series. हीलिंग प्रोसेस की जब हम बात करें तो जब भी बॉडी में कोई वूंड होता है, वूंड बेसिकली स्किन डिस्ट्रप्शन को कह रहे होते हैं। तो जब स्किन डिस्ट्रप्शन हो जाती है, टिश्यू रप्चर हो जाते हैं किसी भी इंजरी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं वूंड। अब वूंड या टिश्यू हीलिंग की बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब कि अगर आप इसको ट्रीटमेंट कराएं, ट्रीटमेंट नहीं कराएं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रखा है कि जब भी आपकी स्किन डिसरप्ट हो जाती है तो आपकी स्किन दोबारा से सही होना शुरू हो जाती है, स्किन इंटीग्रिटी सही हो जाती है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ड्यू टू मेडिकल फैक्टर्स। अब क्या होता है कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो जल्दी हील हो जाता है। जैसे पहले वक्तों की बात की जाए, जब ज़्यादा अच्छी मेडिसिन नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं थे, तब भी वुंड हील हो जाता था, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। तो कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए, वुंड हीलिंग को फास्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस है, आप ट्रीटमेंट करें ना करें ये होगी, तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमने मेडिकल में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देखे हैं। तो वुंड हील कैसे होता है? रीजनरेशन के थ्रू या फाइब्रोसिस के थ्रू। रीजनरेशन क्या है? बेसिकली जैसे सेल डैमेज होते हैं उसी तरह के सेल जो है रिप्लेस हो जाते हैं, दोबारा से पैदा होते हैं, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। और जैसे जैसे सेल रप्चर होते हैं उसी तरह के सेल बनते हैं, इसको हम कहते हैं लाइक फॉर लाइक बेसिस, यानी सेम तरह के सेल्स। एक तो प्रोसेस हो गया रीजनरेशन। जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जैसे फाइब्रोटिक हीलिंग होती है। अगर छोटा वुंड होगा तो रीजनरेशन के ज़रिए वहाँ पे लाइक फॉर लाइक बेसिस यानी सेम सेल रिप्लेस्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर लार्ज वुंड होगा तो वहाँ पे रीजनरेशन होती है फाइब्रोटिक टिश्यू के ज़रिए। वहाँ पे फाइब्रोटिक टिश्यू आते हैं, बहुत सारे फाइब्रस टिश्यू एक्युमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे स्कार फॉर्म हो जाता है। तो आपने स्किन पे देखा है कि अक्सर आपकी स्किन ब्लैकिश हो रही होती है, तो बेसिकली स्कार बनता है एंड देन वो रिप्लेस हो जाता है एपिडर्मिस से। स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग की बात करें तो हमारे पास 3 मेन स्टेजेस हैं: इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन। इन स्टेजेस के ज़रिए आपका कोई भी वुंड हील होता है। तो हर वुंड के कैपेसिटी पे, हर वुंड की इंजरी पे डिपेंड करता है कि उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहला फेज़ जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है, यानी जब आपकी वुंड में इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे आपके वेस्कुलर, सेलुलर और इम्यून रिस्पॉन्स जो हैं, हेमोस्टेटिक रिस्पॉन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं ड्यू टू न्यूरल और केमिकल फैक्टर्स। इसी वजह से आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं: हीट होती है उस जगह पे, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है और लॉस ऑफ फंक्शन होता है। तो अगर कहीं पे भी ये 5 साइन है जो इन्फ्लेमेटरी साइन है तो वो वुंड आपका इन्फ्लेमेटरी फेज़ में होगा। देन आपके पास सेकंड स्टेज है जो है प्रोलिफरेशन फेज़। इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं, फाइब्रोप्लेजिया होना स्टार्ट हो जाता है, वुंड कॉन्ट्रैक्शन होती है और न्यू वेस्कुलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इस फेज़ में जो रेडनेस है वो कम हो जाती है, स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, लेकिन अभी भी वुंड जो है वीक है, यानी बहुत ज़्यादा हील नहीं हुआ, लेकिन पहले से बेहतर है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होंगे। लेकिन अगर वहाँ पे चोट लग जाती है तो वो बहुत इजीली डैमेज हो सकता है। थर्ड हमारे पास स्टेज होती है जो कि मैचुरेशन फेज़ है। इसमें आपके कोलेजन सेल्स आ जाते हैं, यहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है, रिमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है इंजर्ड एरिया में, और अब जो है न्यू टिश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक फॉर लाइक बेसिस हमने पढ़ा था कि सेम तरह के सेल जैसे इंजर्ड हुए उसी तरह के दूसरे सेल से रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस स्टेज में स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। स्कार वीक ज़रूर होता है शुरू के दिनों में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके स्कार स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कलर लाइटन होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन एपिडर्मिस से रिप्लेस हो जाता है। इसी तरह हीलिंग प्रोसेस को 4 स्टेजेस में भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेज होता है हीमोस्टेसिस। इसमें जब आपकी ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है ब्लड वेजल्स की, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। उसके बाद सेकंड स्टेज है इन्फ्लेमेटरी स्टेज। इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, यहाँ पे वेजोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाती है और सेलुलर मार्जिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोलिफरेशन फेज में ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ आ जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं, नर्व वेजल्स आ जाती हैं, नई फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, और मैचुरेशन और रीमॉडलिंग स्टेज भी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और वुंड आपका नेचर होना स्टार्ट हो जाता है।
हीमोस्टेसिस स्टेज देखें तो वो सेकंड से आवर्स तक की होती है। इन्फ्लेमेटरी फेज देखें तो आवर्स से डेज तक का हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वुंड, जितना वुंड गहरा होगा उसके हिसाब से फेजेस के डेज चेंज हो जाते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज की बात करें तो ये डेज टू वीक तक है, और रिमॉडलिंग फेज की बात करें ये वीक से मंथ्स तक हो सकता है। तो ये 4 फेज हैं जिसकी बेसिस में कोई भी वुंड हील होता है। अब कोई भी स्टेज डिले हो सकता है, यानी उसके टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स हैं। लोकल फैक्टर्स की बात करें तो जो आपकी इंजरी है उसकी टाइप पे, साइज़ पे, लोकेशन पे डिपेंड करता है। इन्फेक्शन किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। उस एरिया में वेस्कुलर सप्लाई कितना अच्छा है, यानी ब्लड सप्लाई कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है कि आप वहाँ पे कितना मूव करते हैं या एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और वुड पे आप कितना टॉपिकल मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। और अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो आपके वुंड को और ख़राब कर देता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं लोकल फैक्टर्स जिन पे आपकी हीलिंग प्रोसेस डिपेंड करती है। सिस्टमिक की बात करें तो जो आपके सिस्टम से रिलेटेड है, सबसे पहले एज। यंग एज में हीलिंग प्रोसेस जल्दी होता है, लेट एज में हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उसकी बेसिस पे भी हीलिंग लेट हो जाती है। आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, आपको कोई डायबिटीज़ है, तो आपका वुंड डिले हो जाएगा। आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो आपका वुंड जल्दी हील होगा। अगर आप न्यूट्रिशन यानी डाइट अच्छी नहीं ले रहे तो आपकी वुंड हील होने में टाइम लगेगा। डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो हीलिंग को फास्ट करते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। मेडिकेशंस हैं, अगर आप मेडिकेशंस टाइम से लेते हैं, प्रॉपर लेते हैं, वो मेडिकेशंस आपकी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करती हैं। और अगर किसी पेशेंट को फीवर रहता है तो फीवर आपके वुंड हीलिंग को डिले कर रहा होता है। और अगर आपके वुंड में आपका जो एरिया है उस एरिया में ऑक्सीजन प्रॉपर होगी तो वुंड हीलिंग जल्दी फास्ट होती है, अदरवाइज डिले हो जाएगी। अब हम देख लें हीलिंग प्रोसेस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप प्रॉपर फिजिकल एजेंट्स यूज़ करें, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवाएं या मैनुअल टेक्निक्स हैं, अगर आप वो करवाते हैं तो उससे हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर, तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी में देख लेते हैं कि फिजिकल एजेंट्स का क्या काम है। फिजिकल एजेंट्स क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को कम से कम करते हैं और टिश्यू रिपेयर को फास्ट कर देते हैं। अब डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले असेस कर लें कौन सी स्टेज है और उस स्टेज में कौन सा फिजिकल एजेंट्स लगाना चाहिए। सबसे पहले फिजिकल एजेंट्स की हम बात करें, आप थर्मोथेरेपी कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। लेकिन क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी की स्टेज है, वुंड के हिसाब से देख लें कि किस स्टेज में आपको क्रायोथेरेपी करनी है और किस स्टेज में आपको थर्मोथेरेपी करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, अल्ट्रासाउंड एंड कंप्रेशन है। ये सारी मोडालिटीज़ फिजिकल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो बस आपने देख लेना है कि वुंड किस स्टेज में, और अगर आप उस हिसाब से फिजिकल एजेंट्स यूज़ करेंगे उस स्टेज के हिसाब से तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड वुंड हीलिंग। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इसको बायोफिजिकल एनर्जीज के साथ यूज़ करेंगे तो वुंड हीलिंग फास्ट होगी। अल्ट्रासाउंड है, लो लेवल लेज़र है, पल्स डिवेज विद वैक्यूम है, पॉजिटिव न्यूमेटिक कंप्रेशन है, पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। और अगर आप ये यूज़ करते हैं वुंड हीलिंग में तो वुंड हीलिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी सेल माइग्रेशन स्टेज को स्टिमुलेट करती है, सेल प्रोलिफरेशन रेट को फास्ट करती है, ग्रोथ फैक्टर को फास्ट करती है इलेक्ट्रिकल करंट्स के ज़रिए। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इससे रिलेटेड डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं, डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं, डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जो बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का वुंड हीलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली अगर हम पल्सेटाइल वेव फॉर्म या पल्स करंट या कंटिन्यूस डीसी यानी डायरेक्ट करंट अगर हम यूज़ करते हैं तो जल्दी वुंड हीलिंग होती है। इसके अलावा और बहुत सारा लिटरेचर सपोर्ट करता है कंटिन्यूस डीसी को। 48% वुंड आपका 4.7 वीक में एट द रेट ऑफ 28.4% पर वीक ठीक हुआ है। मोनोफेजिक पल्स करंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्लिनिकल लिटरेचर
मौजूद हैं जिसमें आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव फॉर्म लो वोल्टेज मोनोफेजिक पल्सटाइल करंट का यूज़ करके आप वुंड हीलिंग को फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी 250 से 500 तक आप डोजेज तक आप अप्लाई कर रहे हैं तो वुंड हीलिंग फास्ट होगी। लो लेवल लेज़र थेरेपी है, शॉक वेव्स हैं जिसके ज़रिए आप क्रॉनिक वुंड स्पेशली डायबिटिक वुंड को ठीक कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसके एडवर्स इफेक्ट्स कम से कम होंगे और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ से रिलेटेड रिसर्चेस हैं जो बताती हैं कि जिसकी वजह से वुंड हीलिंग फास्ट हुई है। That's all about today's lecture. If you want to read further, you can read from these books. If you have any question, any query, you can comment in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.